बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टोरी विद के में आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा डॉक्टर शमाइम से। डॉक्टर शमाइम से हम बात करेंगे आज गायनाकोलॉजिकल इश्यूज़ के ऊपर, और हम इनसे आज गुफ्तगू करेंगे और इनसे कुछ ऐसी परसेप्शंस, कुछ ऐसी मिथ जो जोड़ दी गई हैं गायनाकोलॉजिकल इश्यूज़ से और मेल सेक्सुअल हेल्थ के हवाले से। आज हम खुल के इनसे बात करेंगे और इनसे बहुत सारी चीज़ें समझेंगे और बहुत सारी परसेप्शंस जो पता नहीं अब दुरुस्त हैं या गलत हैं, वो तो इनसे गुफ्तगू के बाद में पता चलेगा। उनके ऊपर आज हम डिटेल में बात करेंगे ताकि हम अपने व्यूअर्स को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कर सकें। जी डॉक्टर शमाइम, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब ये बताइए, ये शमाइम का मतलब क्या होता है? बेसिकली शमाइम एक अराबिक नेम है, तो इसका मतलब होता है पाक खुशबू। अच्छा, तो पाक खुशबू। पाक खुशबू नॉर्मली इसका कहा जाता है अल्लाह की पाक खुशबू, क्योंकि पाक खुशबू को अल्लाह ताला से एसोसिएट किया जाता है, तो ये इसका मतलब है। और मेरी फैमिली में या मेरे फ्रेंड सर्कल में किसी और का ये नाम नहीं है, एंड अ लॉट ऑफ पीपल मिस प्रोनाउंस दिस नेम। इसको शमीम बोल देते हैं, शम्याम बोल देते हैं, बट या तो ये शमाइम है। अच्छा भाई द वे, मैंने भी चूंकि पहली दफ़ा ही सुना, चूंकि आपकी फैमिली डॉक्टर्स की फैमिली है, तो वहाँ पे आपकी मदर से मैंने डॉक्टर रुखसाना से मैंने पहली दफ़ा नाम सुना, तो शमाइम डिफरेंट नेम बाय द वे। थैंक यू। डॉक्टर शमाइम, हमें सबसे पहले ये बताइए कि बिफोर मैरिज और कंसीव करने से पहले मियाँ बीवी को कौन से टेस्ट करवा लेने चाहिए? जी बिल्कुल, बेसिकली अब इस बारे में बहुत अच्छी अवेयरनेस हो रही है कि मियाँ बीवी को टेस्ट करवाने चाहिए। अब बेसिक फ्यू टेस्ट जो कह सकते हैं ना, तो उनको अपना HIV का वर्कअप करा सकते हैं, वो थैलेसीमिया का स्पेशली कराएं, बिकॉज अगर पेरेंट्स में से किसी एक को भी थैलेसीमिया मेजर है तो वो बच्चों में ट्रांसफ़र हो सकता है। थैलेसीमिया खून की बीमारी होती है, और अगर दोनों को माइनर है तो भी बच्चों को हो सकता है। इसके साथ हेपेटाइटिस B और C हमारे मुल्क में बहुत कॉमन है, और HIV भी हमारी जो एक लोअर तबका है उनमें बहुत ज़्यादा कॉमन है ड्यू टू मेनी रीजंस। जैसे आप हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C कहते हैं? जी बिल्कुल, काला और पीला यरकान। जी बिल्कुल, ठीक है। तो बेसिक स्क्रीनिंग में थैलेसीमिया, HIV और हमारे पास हेपेटाइटिस B और C है। अगर हमें किसी भी पार्टनर में शुबा हो कि उसके पहले मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स रह चुके हैं या कोई पहले किसी किस्म का भी सेक्सुअल उसका कॉन्टैक्ट रह चुका है, तो उसका हम STDs का वर्कअप कराते हैं, जिसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं। ठीक है। उसमें सिफिलिस वगैरह कॉमन है, तो यही बेसिक वर्कअप में आता है। ओके वैसे आप चूँकि डेली आप प्रैक्टिशनर हैं, आप मरीजों को मिलते हैं, हमारे यहाँ अवेयरनेस का लेवल कितना है? एक्चुअली हमारे यहाँ अवेयरनेस का लेवल तो फिर अब बहुत बेहतर हो गया है। इसमें एक मैं कहूँगी मीडिया का बहुत अच्छा रोल है, लेकिन लोगों के यहाँ ये टाबू है कि वो कराने से फिर भी डरते हैं। लाइक मिडिल क्लास जो है अभी वो भी नहीं कराते, अपर क्लास में भी लोग नहीं समझते। शायद लोग समझते हैं कि कराने का मतलब है कि बीमारी होगी, बल्कि वो इस बात की उनको अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि कराने से तशखीस होगी और ये उनके लिए आगे फर्दर फ्यूचर में बेहतर होगा। तो अवेयरनेस तो मीडिया ने बहुत अच्छी कर दी है, बट टाबू स्टिल एग्जिस्ट करता है, अभी भी एग्जिस्ट करती है। बिल्कुल ठीक। और आपको इस ऐसे के पेशेंट्स का सामना करना पड़ता है? बिल्कुल, इस तरह के पेशेंट्स का सामना हर एज ग्रुप में करना पड़ता है। देयर आर मेनी यंग मेन, यंग बॉयज कमिंग टू अस 16-18 ओल्ड जिनको सिफिलिस है। आई हैव सीन मेनी केसेस जो कि मियाँ को एड्स था और वो बीवी को ट्रांसफ़र हुआ, पहले मियाँ की डेथ होगी बाद में बीवी की होगी। तो मैं तो इस बात पे अच्छा खासा एम्फेसिस करूँगी कि आप अपना वर्कअप ज़रूर कराएं, स्पेशली जब आपको इस बात का रिस्क या शुबा हो कि किसी के मल्टीपल या पहले सेक्सुअल पार्टनर्स किसी भी पार्टनर के रह चुके हैं या कोई पहले। लेकिन अगर आप इस बात को जो आप बात कर रही हैं इसको पाकिस्तानी सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, तो शुबे का मतलब भी यहाँ पे तो है कि रिश्ता ख़त्म। बिल्कुल ऐसे ही है, ये हो गया। तो हमारे यहाँ वो टैबूज भी तो है ना, कौन शुबे की बुनियाद पे टेस्ट करवाए? असल में यहाँ हमारे यहाँ एक कॉमन प्रॉब्लम है कि लोग चीज़ की तशखीस के टाइम उसकी तशखीस नहीं करते। जब वो एंड स्टेज पे आ जाती है और उसका कोई हल नहीं बचता तो लोग तब करते हैं। मुझे लगता है कि हमारे लोगों को इन चीज़ों को नॉर्मलाइज करना चाहिए। बाहर के ममालिक में अवेयरनेस के साथ इम्प्लीमेंटेशन भी है, तो हमारे यहाँ लोगों को माशाल्लाह से अवेयरनेस तो अब काफ़ी ज़्यादा आ गई है। हमारी मीडिया ने, जैसे मैंने आपको बताया, काफ़ी हेल्प किया है, लेकिन इस चीज़ को टाबू समझना लोगों को बंद करना चाहिए। यानी कि टेस्ट कराने का मकसद ये नहीं है कि कोई बंदा वो अछूत हो गया है या उसको हो गई, नहीं, हम एक सेफ्टी प्रिकॉशन ले रहे हैं। और जैसे हमारा दीन भी कहता है, अपना
पहले अपने कैमल को रस्सी बांधो, जी। उसके बाद अल्लाह पे ट्रस्ट करो। जी, जी। तो आई थिंक हमें हमेशा प्रिकॉशंस लेके, और जब हम एक अवेयरनेस है, अल्लाह ताला ने हमें नॉलेज दिया, तो उसको इम्प्लीमेंट करके चलना चाहिए। और इनमें से ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो लाकाबिल इलाज हो। एड्स तो है, एड्स अगर लाकाबिल इलाज है तो फिर हम उसकी और फर्दर चीज़ों को देखेंगे। हम ये तो नहीं कि हम एक इंसान को छूत कर देंगे या फिर अलग हो जाएगा, लेकिन हमें फर्दर जिंदगी, क्योंकि ये एड्स जो है ट्रांसफ़र भी हो सकता है, बीवी को ट्रांसफ़र हो सकता है, बच्चे को ट्रांसफ़र हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर शुमाइम हमें ये बताइए कि कौन सी ऐसी बीमारियां हैं, ये जो भी आप बात कर रहे थे इसी की कॉन्टिन्यूटी में, कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो बच्चों में जेनेटिकली आ सकती हैं? बच्चों में जैसे मैंने आपको बताया थैलेसीमिया, स्पेशली सबसे ज़्यादा थैलेसीमिया के चांसेस होते हैं, क्योंकि अगर एक भी पेरेंट को थैलेसीमिया मेजर है तो वो बच्चे में ट्रांसफ़र होगा। ठीक है। और थैलेसीमिया ऐसा है कि आपने शायद सुना हो कि किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा खून लग रहा है, तो ये वो बीमारी है। इसके अलावा जेनेटिकली जो बीमारी, ब्लड प्रेशर, शुगर और या इस तरह की चीजें भी, ये हमारी जेनेटिक्स में है इनका असर, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है कि अगर किसी के वालिद को शुगर होगी तो उसके बेटे को शुगर होगी। ये ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, क्योंकि शुगर आपके जिगर जीन्स में है, तो आप इसे लाइफस्टाइल से मॉडिफाई भी कर सकते हो। आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि किसी को शुगर थी और लाइफस्टाइल से उसकी कंट्रोल होगी या उसकी बिल्कुल ठीक भी होगी। इवन कुछ हाइपरटेंसिव पेशेंट्स भी होते हैं कि वो शुरू अर्ली स्टेज पे, जैसे मैंने आपसे कहा, तशखीस अर्ली स्टेज पे करते हैं और फिर अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से उनको नहीं ज़रूरत पड़ती। ठीक। तो अच्छा, इसी के साथ जुड़ी हुई बात कि कजन्स मैरिजेस को मेडिकली डिस्करेज किया जाता है। बिल्कुल। उसकी वजह क्या है, और क्या उसकी एक वजह ये जेनेटिकल डिजीजेस का ट्रांसफर होना भी है? बिल्कुल। इसी तरह होता है कि जैसे मैंने आपको कहा, हमारे जो जीन्स होते हैं ना, उसमें कुछ चीज़ें मेजर होती हैं, कुछ माइनर होती हैं। ठीक है। अगर कोई भी जेनेटिकली डिजीज़ किसी भी पेरेंट में, एक पेरेंट में भी, यानी कि एक पार्टनर में भी मेजर पड़ा है, तो वो बच्चे में आ जाएगा। अब होता है ये कि नॉर्मली लोगों में इतना नहीं होता। कज़न मैरिजेस में क्या होता है कि जो भी कोई माइनर भी पड़े होते हैं जेनेटिक डिजीजेस, जब वो आपस में कजन्स का मिलाप होता है तो उसकी वजह से वो माइनर भी मेजर बन के आ जाता है। ओके, ठीक। और डेफिनेटली जब फैमिली एक है तो ये भी इट इज क्वाइट पॉसिबल कि जो मेल में प्रॉब्लम्स हैं वो फीमेल में भी हो, क्योंकि पीछे से जेनेटिक्स तो उनका भी एक ही चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये इसमें ज़रूरी नहीं है कि खाली उनकी वो अर्ली एज में जेनेटिकल प्रॉब्लम्स आए, बाद में उनकी और बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह आपने ये डायबिटीज़ ये सब कुछ कहा, ये भी और मज़ीद भी कोई भी आपका कोई डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर्स आ सकते हैं। ठीक है। बात सिर्फ ये कि अब इस पे मज़ीद एडवांसमेंट, अभी मज़ीद स्टडीज़ हो रही हैं, इस पे कोई फाइनल स्टेटमेंट नहीं आई कि इस एज में आ रहा है, इस एज में आ रहा है, लेकिन ये देखा जा रहा है कि क्योंकि कज़न मैरिजेस में वो चीज़ें दोनों में सेम होती हैं तो वो जल्दी रिजल्ट कर जाती हैं। तो मेडिकली आप लोग कज़न मैरिजेस को, देखिए मेडिकली हम कज़न मैरिजेस को ये नहीं कहेंगे कि कोई ख़ानदान में कर नहीं सकता। जब आप देख रहे हैं कि 2 जनरेशंस की हो गई है, देन यू शुड स्टॉप। तीसरी पे आप मत जाएं। अच्छा, 2 जनरेशंस को जरा एलैबोरेट कर दीजिए। 2 जनरेशन से मतलब कि आपके दादा की हुई जनरेशन में, फिर आपके पेरेंट्स की जनरेशन में भी, अब आपकी जनरेशन में या आपके बच्चों की जनरेशन में आपने अवॉइड करना है। ओके। अच्छा, फीमेल की डॉक्टर साहब, फीमेल की बेस्ट एज कंसीव करने के लिए कौन सी? देखिए फीमेल की जब से प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है ना, दैट इज द टाइम उनके एग्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो आप आइडियली कहें कि फीमेल्स 18 ईयर्स से लेके 37-35 के अराउंड बहुत हाईली फर्टाइल सही पिंड होती है। आफ्टर 35 या 37 ये चीज़ डिक्लाइन करनी स्टार्ट करती है, 40 के बाद और कम कर जाती है, और 40 के बाद हम किसी को प्रेफर भी नहीं करते। हम फीमेल्स को नॉर्मली गाइडलाइंस यही कहती हैं कि आप 35 तक अपनी फैमिली कंप्लीट करें। उसकी रीज़न ये है कि 35 ऑनवर्ड्स टिल 40 आगे जो डिफरेंट जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं सच एज डाउन सिंड्रोम वगैरह, ये होना इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, तो और वो चीज़ ना सिर्फ जेनेटिकली प्रॉब्लम्स होते हैं, माँ की जान के लिए भी खतरा होता है। जैसे कि 40 की एज पे जो प्रेगनेंसी चलती है वो हमारे लिए काफ़ी हाई रिस्क होती है। अच्छा, आपके पास चूँकि आप प्रैक्टिशनर भी हैं, तो आपके पास ऐसे केसेस आते हैं कि 40 के बाद भी प्रेगनेंसीज आती? बिल्कुल आती हैं। एक तो वो प्रेग्नेंट हो तो जाती हैं, एक तो उनके लिए प्रेगनेंसी फर्दर कंटिन्यू करना प्रॉब्लम होता है। अक्सर उनके मिसकैरेजेस हो जाते हैं। फिर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी उनको एक्लेम्पशिया
ठीक है, जिसमें यानी कि उनका बेसिकली हाइपरटेंशन हो जाती है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तो उससे माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा होता है। अच्छा, मोस्ट ऑफ द केसेस जो आप इस तरह के केसेस डील करते हैं आफ्टर 40 या अराउंड 40, ये डिजायर्ड प्रेगनेंसीज होती हैं या अनडिजायर्ड ये प्रेगनेंसीज? बिल्कुल अनडिजायर्ड प्रेगनेंसीज होती हैं हमारे लिटरेट तबके में। लिटरेट तबके में? बिल्कुल, हमारे लिटरेट तबके में तो ये अनडिजायर्ड। लिटरेट से मुराद आप पढ़ा लिखा, मैं आम फहम करने के लिए इसको कह रहा हूँ जी। हमारे जो आम फहम लोग हैं उनमें तो ये अनडिजायर्ड होती हैं, बट जो हमारे थोड़े पठान कम्युनिटी आ जाती है, वहाँ औरतें 40 के बाद भी प्रेफर करती हैं कि उनका कोई 15वां 14वां बच्चा एक और आ जाए। ओह अच्छा। बिल्कुल, ऐसे पेशेंट्स काफ़ी आती हैं मेरे पास, 40+ ईयर ओल्ड फीमेल पठान, जो कि चाह रही होती हैं कि उनकी अभी कोई 15वां 16वां बच्चा एक और आए, जो कि उनकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता, बच्चे के लिए भी सही नहीं होता। डॉक्टर साहब, यहाँ से एक सवाल मैं आपसे कंफर्म करना चाहूँगा। आइडियली एक खातून के लिए, मैं मेडिकली बात कर रहा हूँ, मेडिकली ये खातून के लिए कितने बच्चे पैदा करना उसकी सेहत के लिए सिक्योर है, सेफ है? एक्चुअली ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। ऑन एवरेज बात कर रहे हैं हम। ऑन एवरेज देखें, अगेन बॉडी वेट, आपकी जेनेटिक्स, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। नॉर्मली हम औरतों को जो कहते हैं कि 2 से 4 बच्चे, 4 वाली चीज़ें काफ़ी आइडियल होती है। हमारे जिस तरह का मुल्क है, इसमें जितने ज़्यादा बच्चे लोग समझते हैं इट्स अ साइन ऑफ ब्लेसिंग जी। तो बिल्कुल मैं कहूँगी 4 वाला एक फिगर, एक राउंड अबाउट फिगर आप समझें, लेकिन स्टिल ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ठीक है। देयर सर्टेन फीमेल्स जो कि 2 से ज़्यादा भी उनकी सेहत नहीं इजाज़त देगी। ठीक है। तो एक तो ये पर्सनल चॉइसेस जी, पर्सनल हेल्थ जी, इन सब चीज़ों पे, और ये फिजिकल हेल्थ ही नहीं इसमें इन्वॉल्व, इसमें मेंटल हेल्थ भी इन्वॉल्व है, क्योंकि आप फीमेल गोइंग थ्रू प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी में है, तो उसकी फिजिकल हेल्थ तो ऑल्टर होती है या मुतासर होती है, वो मेंटल हेल्थ उसकी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी और पोस्टपार्टम भी होती है। आपने पोस्टपार्टम डिप्रेशन का एक वर्ड सुना होगा, तो ये बहुत कॉमन चीज़ है। तो अपनी जितनी आपकी सेहत बसात है, आप उसके हिसाब से और अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। बिल्कुल, अपनी हेल्थ को देख के, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके, अपने पार्टनर को इत्मीनान में लेके, क्योंकि आपका बहुत पर्सनल डिसीजन है। हमारे यहाँ, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, यहाँ पर एक फैमिली प्रेशर भी होता है, बिल्कुल, लड़की के ऊपर, खातून के ऊपर। अच्छा, बेटा नहीं हो रहा तो जब तक बेटा नहीं होगा वो तख्ता मश्क बनी रहेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ऐसी सूरत में फिर आप इस तरह के केसेस में आप क्या लोगों को सजेस्ट करेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए? और इसी के साथ जुड़ा हुआ, लड़का पैदा होना या लड़की पैदा होना, क्या ये खालिसतन ड्यू टू अ फीमेल होता है या मेल पार्टनर इसमें इक्वल कंट्रीब्यूटर होता है या मच मोर कंट्रीब्यूटर होता है? एक्चुअली इसमें जो मेल पार्टनर है वो मच मोर और एक्चुअल कंट्रीब्यूटर होता है। एक्चुअल कंट्रीब्यूटर, बिकॉज जो हमारे जीन्स होते हैं XX या XY, विच आर रिस्पॉन्सिबल कि मेल होगा या फीमेल होगा, वो मेल पे डिपेंड करता है, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में इतनी अवेयरनेस के बाद भी स्टिल इस चीज़ का प्रेशर एक औरत पे डाला जाता है, ठीक है। और यानी कि डॉक्टर शमाइम हमें ये कह रही हैं कि बेटा पैदा होना या बेटी पैदा होना खालिसतन मेल की वजह से होता है, खालिसतन सिर्फ और सिर्फ मेल की, सिर्फ और सिर्फ मेल की वजह से होता है। और हमारी सोसाइटी में इतनी अवेयरनेस, जैसा आपने कहा, आने के बावजूद भी अनफॉर्चुनेटली आज भी खातून को ही इसका कसूरवार ठहराया जाता है। जी, आप कंटिन्यू करें। बिल्कुल, ये एक बहुत गलत अप्रोच है, और ये आई डोंट नो हमारी सोसाइटी से हम किस तरह से रेडिकेट करें। हम अपना बेस्ट, आप हम सब अपना बेस्ट कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को इसकी अवेयरनेस हो, बट स्टिल ये एक ऐसा टैबू है जो कि हमारे यहाँ 1947 से भी पहले का चल रहा है। जी बिल्कुल, ये तो लेकिन इसमें खालिसतन ये बिल्कुल मेल पे डिपेंड करता है, और इस चीज़ का प्रेशर कभी भी किसी औरत को नहीं देना चाहिए, जो कि चीज़ उसके इख्तियार में नहीं है, बल्कि इवन मेल के इख्तियार में भी नहीं है। डॉक्टर साहब, यहाँ पर तो डाइवोर्स हो जाती हैं, लोग दूसरी शादियाँ करते हैं, तो ये तो यहाँ पे तो ये इतना पॉपुलर इशू है कि जिसकी वजह से पता नहीं कितनी ख़वातीन की ज़िंदगी ख़राब हो चुकी है और हो रही है। बिल्कुल, ऐसे बहुत ज़्यादा फैमिलीज उजड़ती हैं, और ख़वातीन नहीं, जो उनके बाकी बच्चे होते हैं वो भी बहुत मुतासिर होते हैं। तो इसमें तो मेरी से होगी कि जो घर के बड़े होते हैं, स्पेशली मदर्स,
जो कि बेटों की माएँ होती हैं, सास जिसे हम कहते हैं, सास, इनका सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। मुझे लगता है कि वो अगर इस चीज़ की सबसे बेहतर अंडरस्टैंडिंग वो रखती होंगी, तो ये जो घर के बड़े हैं, ये उनकी अवेयरनेस के लिए है कि ये चीज़ तो खालिस उनके बेटे में है, ठीक है। और इवन बेटे का भी इसमें कोई इख्तियार नहीं है, बेटा भी अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, वो तो नेचुरल तो जो फैसले अल्लाह ताला के हैं उन पे हम अल्लाह पे ही रिलाई कर सकते हैं। बिल्कुल सही। तो इसके लिए सिर्फ खातून को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराना मुनासिब नहीं, बिल्कुल मुनासिब नहीं है, ये तो एक जुर्म है मुझे लगता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए, एक मेल जो सिगरेट पीता है, शराब या दूसरी नशावर अद्वियात और नशावर चीज़ें इस्तेमाल करता है, उससे उसकी सेक्सुअल हेल्थ के ऊपर क्या असर पड़ता है या बिल्कुल नहीं पड़ता है? बहुत ज़्यादा पड़ता है, बहुत ज़्यादा। क्या पड़ता है? सिगरेट से तो देखिए, हमें वैसे ही सिगरेट की डिब्बे पे लिखा होता है कि तंबाकू नोशी हराम, मना है। क्यों मना है? बिकॉज वो आपकी पूरी बॉडी में एक चीज़ होती है इन्फ्लेमेशन, वो करता है। जैसे आपका क्वेश्चन है कि वो सेक्सुअल हेल्थ को किस तरह से अफेक्ट करता है, एक्चुअली वो हमारा, एंड आई एम पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट द मेल सेक्सुअल हेल्थ। बिल्कुल। स्मोकिंग से क्या होता है कि जो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेक्सुअल हेल्थ, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। जी बिल्कुल, ठीक है। इन्फ्लेमेशन की वजह से अब मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है, हमारे मुल्क में बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो सकती है। सर्टेन अदर फैक्टर्स जिससे स्पर्म की जो क्वालिटी है या हेल्थ है वो खराब होती है स्मोकिंग से। अभी आप अल्कोहल वगैरह और दूसरी चीज़ों की तरफ नहीं आ रहे, ये सिगरेट जो हमारे यहाँ आम इस्तेमाल किया जाता है और यूथ में खास तौर पर, इवन कॉलेज और यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चों के अंदर, तो ये आप जी कंटिन्यू करें। स्मोकिंग जो है, चाहे वो आप एक सिगरेट पी लें, चाहे आप 100 पी लें, एनी हाउ आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कॉज कर रही है। एनी हाउ एक एडिक्टिव फॉर्म की चीज़ है जी। तो फर्दर वो आपकी जो मेल के स्पर्म्स होते हैं ना, उसकी क्वालिटी को, उसकी मोटिलिटी, उसकी मॉर्फोलॉजी, उसको पूरी तरह अफेक्ट करती है। और ये अर्ली स्टेजेस में, क्योंकि आपको उसके साइंस नजर नहीं आते, जब कल को कपल्स कंसीव करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो आजकल यंग मेल्स आ रहे हैं 20s में, 30s में, जो काफी ज्यादा इस चीज से अफेक्ट हुए हुए हैं। अच्छा, बहुत ज्यादा। तो अच्छा, अब इसके साथ वेप है, बिल्कुल, वो भी उतना ही मुजरे से है। बिल्कुल, वेप में भी निकोटीन है और वो एक ऑल्टरनेटिव कह लें आप, उस चीज़ का आजकल निकाल लिया हमारी यूथ ने। तो ये जो सारी वेप्स हो गए, डिफरेंट टाइप ऑफ अदर चीज़ें भी जो हैं, अब लोग आइस कर रहे हैं, ऑल दीज थिंग्स, तो ये आपकी सेक्सुअल हेल्थ को बहुत बुरी तरह अफेक्ट करती हैं। और ये आपको इस चीज़ के जो रिजल्ट्स आते हैं वो तब आते हैं जब लोग कंसीव करते हैं और उसमें करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। ओके, अच्छा ये बताइए, अगर मेल पार्टनर स्मोकर है या वो कोई दूसरी तीसरी नशावर चीज़ें इस्तेमाल कर रहा है, वेप है, आइस है, वगैरह वगैरह, इसका उसकी फीमेल पार्टनर पे क्या इम्पैक्ट आता है? नंबर 1 तो किसी भी किस्म का अगर वो नशा कर रहा है तो इससे उसकी मेंटल हेल्थ बहुत अफेक्ट होती है। मेल की लॉन्ग टर्म में ऐसे कपल्स की मैरिजेस में डाइवोर्सेस बहुत कॉमन है। फिजिकल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, इमोशनल अब्यूज जो हमारे यहाँ अब बहुत ज़्यादा हम देखते हैं, तो वो इन्हीं वजूहात की वजह से है कि उनकी मेंटल हेल्थ काफ़ी डिसओरिएंटेड हो जाती है, जो भी किसी भी किस्म का अगर नशावर चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो। और साथ साथ फिर उनकी फिजिकल हेल्थ ख़राब होती है, जिसकी वजह से वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज अ मैन, एज अ हस्बैंड जो उन्हें फुलफिल करनी होती है वो नहीं फुलफिल करते। तो दिस रिजल्ट्स इन अ लॉट ऑफ एजिटेशन एंड फ्रस्ट्रेशन बिटवीन द कपल विच अल्टीमेटली लीड टू मैनी डिवोर्स हो जाता है और उनकी फैमिली लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है। फिर इसी तरह अगर किसी के बच्चे हैं वो चीज़ पे इफेक्ट आता है। तो एज अ होल, सिगरेट हो, अल्कोहल हो, किसी भी किस्म का नशा हो, तो ये एक मैन की हर टाइप की हेल्थ, उसकी फैमिली लाइफ, उसकी सोशल लाइफ, हर चीज़ को इफेक्ट करता है। डॉक्टर शमाइम, स्मोकर्स के बच्चे तो पैदा हो रहे हैं। देखिए, स्मोकर्स के बच्चे पैदा हो रहे हैं, बट फिर उन बच्चों में कितनी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल उनके लंग्स में सही नहीं आ सकती है। अच्छा। बच्चों में लंग्स की प्रॉब्लम ना भी सही, इन्फ्लेमेशन आ जाती है। ठीक है। अच्छा, नहीं, यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की, मेल पार्टनर अगर स्मोकर है तो उनके यहाँ जो औलाद पैदा होगी उन बच्चों के लंग्स में नहीं, उनके लंग्स में नहीं। देखें, बेसिकली ज़रूरी नहीं है कि एक स्मोकर है तो उसके बच्चे पैदा ही नहीं हो सकते। जी बिल्कुल, पैदा हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा, ज़रूरी नहीं कि फादर में डायबिटीज़ है तो वो बच्चों में भी हो, तो इसी तरह ज़रूरी नहीं कि ना हो। लेकिन मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ें बहुत लास्ट
आप पार्ट ऑफ योर लाइफ में तशखीस होती हैं, ठीक है। हम उसमें समझते हैं कि ये शायद किसी और वजह से, लेकिन क्योंकि वो फादर कर रहा होता है तो वो उस बच्चे को बहुत सारी चीज़ें ट्रांसफर ही होती हैं, ठीक है। यानी कि आप बस इसका ये हिसाब लगा लें। बस मतलब डॉक्टर साहब मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, हम बड़े नशों की तरफ नहीं जा रहे, बिल्कुल हम अफ्यून वगैरह और दूसरे तीसरे बड़े बड़े नशों की तरफ नहीं जा रहे, हम स्मोकिंग पे आ जाते हैं। मेडिकली अगर मेल पार्टनर स्मोकर है, सिगरेट का स्मोकर है, टेंटिवली मुमकिना तौर पर औलाद में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? जरूरी नहीं कि आए, बट कौन कौन सी आ सकती? देखिए सबसे ज़्यादा इसमें इन्फ्लेमेशन ही मैं कहूँगी, Okay. ठीक है। स्मोकिंग की वजह से आपके बच्चों में तो नहीं चीज़ ट्रांसफ़र हो सकती, लेकिन आपकी खुद की सेक्सुअल, फिजिकल, मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो सकती है। ओके, ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए, चूंकि आप को तो सारा दिन ऐसे पेशेंट्स का सामना होता है, मेल सेक्सुअल हेल्थ को ईगो के साथ जोड़ दिया जाता है। बिल्कुल। अच्छा, अब मेल के अंदर कुछ सेक्सुअल इश्यूज मौजूद हैं, बिल्कुल, लेकिन वो नहीं आ रहा, वो उसमें अपनी हद तक समझता है, या वो उसको अपना ईगो का इशू समझता है, और वो मतलब उसको डिजीज ही नहीं कंसिडर कर रहा। क्या इस तरह के वाकयात आपके सामने आते हैं, और अगर आते हैं तो इसका इम्पैक्ट फिर क्या होता है? बिल्कुल, आपने सही एड्रेस किया। इसी तरह ये होता है कि फीमेल्स आके अपनी कंसीव की प्रेगनेंसी की ट्रीटमेंट करवा रही होती हैं, बट उनके मेल्स नहीं आ रहे होते। हाँ जी। क्योंकि उनके यहाँ एक कॉमन मिथ है कि लड़के में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी फीमेल्स में ही होगा। तो एक्चुअली ये बिल्कुल एसोसिएटेड मेल ईगो से ही है। मेल्स को हमारी सोसाइटी में अपनी किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए काफ़ी प्रॉब्लम का सामना होता है। तो इसमें तो मैं यही कहूँगी कि हमें इस चीज़ को इनकरेज करना चाहिए कि मेल्स को भी अपनी सेक्सुअल हेल्थ को, अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को, एनी फॉर्म ऑफ हेल्थ को उतना ही विजिलेंटली लेना चाहिए जितना एक फीमेल लेती है। उस ईगो का क्या करें? उस ईगो के लिए अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस, माशाल्लाह से अब जो हमारी एक नई जनरेशन आ रही है वो इस चीज़ में कदरे बेहतर है, कदरे इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग रखती है, मे बी बिकॉज एजुकेटेड है कि एक प्रेगनेंसी होने में जितना औरत का इख्तियार है उतना ही मेल का है। दोनों 50-50 इक्वली रोल प्ले करते हैं। तो अगर इनमें से कोई एक भी अपना रोल नहीं प्ले करेगा, यानी कि अगर एक मेल का 50% रोल है और वो उसमें से 30 कर रहा है, तो वो 20 का लाख उसी को फुलफिल करना है, वो उसकी फीमेल नहीं कर सकती, और उसके बगैर वो प्रेगनेंसी हो भी नहीं सकती। सही। तो इसलिए उसका डॉक्टर को विजिट करना अपनी फीमेल पार्टनर के साथ जरूरी है। बिल्कुल, आई हाईली इनकरेज कि जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो उस स्टेज में भी आप अपनी वाइफ के साथ जाएं, जब प्रेगनेंसी हो जाए और होने के बाद भी एज अ कपल आप हमेशा जाएं। और नॉर्मली अब डॉक्टर्स इस चीज़ को ट्रीट भी एज अ कपल ही करते हैं। हम इस चीज़ को कभी भी इनकरेज नहीं करते, ना प्रैक्टिस में लाते हैं कि हम औरतों के टेस्ट करवाए जाएं। हम इसको एज अ कपल, फीमेल और मेल के जो कलेक्टिव टेस्ट होते हैं, जो कलेक्टिव मेडिकेशंस होती हैं, डॉक्टर साहब एक बात बताइए, आप चूँकि आई रोज़ आपका तो सुबह शाम का ये आप इन पेशेंट्स को देखते हैं, अगर मैं ऑन एवरेज रेशो की बात करूं तो आज आप कह लीजिए इन सालों में, जिन सालों में से हम गुजर रहे हैं, इन ईयर्स में ऑन एवरेज मेल इनफर्टिलिटी के केस सामने ज्यादा आ रहे हैं या फीमेल इनफर्टिलिटी के केस ज्यादा सामने आ रहे हैं? एक्चुअली इसमें मैं आपको फिर से वही कहूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ मेल्स आते नहीं है उतने ज़्यादा, तो वो काउंट ही नहीं होता, वो इतने काउंट में नहीं आते। बट क्योंकि सिंस आप फर्टिलिटी सेंटर में जब बैठते हैं तो आप ये देखते हैं कि इट्स इक्वल। ओके। जो मेल्स भी आते हैं इट्स ऑलमोस्ट इक्वल, और ये हर तबके में है। लेट मैरिजेस भी इसकी वजह है? यस, बिकॉज लेट मैरिजेस में खाली लेट मैरिजेस की रीज़न सोसाइटल नहीं होती। लेट मैरिजेस में अ लॉट ऑफ पीपल फॉल इनटू डिप्रेशन। अगेन डिप्रेशन आपकी सेक्सुअल हेल्थ इफेक्ट करता है। अच्छा, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पेशेंट्स जो कि लेट मैरिजेस करते हैं और फिर वो बीच में उन्होंने कोई एंटी डिप्रेसेंट्स खाई होती हैं और उसकी वजह से उनकी सेक्सुअल हेल्थ इफेक्ट हुई होती है। तो आई थिंक ऑन टाइम एंटी डिप्रेसेंट जो है ये मेल सेक्सुअल हेल्थ पे बैड इम्पैक्ट करती है, बहुत बुरी तरह इफेक्ट करती है। तो जो लोग प्री मेच्योर एजैकुलेशन को अवॉइड कर रहे होते हैं तो उनको तो एंटी डिप्रेसेंट एज ए मेडिसिन भी दी जा रही होती है। एक्चुअली जिनको प्रीमेच्योर एजैकुलेशन होती है उनमें ये डिप्रेशन वाली चीज़ भी होती है। ठीक है। अब कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स हैं जिनके आप कह लें लेस साइड इफ़ेक्ट्स हैं
ओके ऑन द सेक्सुअल हेल्थ, तो हम नॉर्मली तो वही देते हैं, बट स्टिल जो स्टडी सारी की गई हैं उसमें जितनी भी हम प्रिकॉशनरी मेडिसिन दे दें, स्टिल एंटी डिप्रेसेंट्स मेल सेक्सुअल हेल्थ को अफेक्ट करती हैं, नॉट एट मेल, फीमेल सेक्सुअल हेल्थ को भी अफेक्ट। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि क्या प्री मैच्योर एजैकुलेशन की कोई मेडिसिन है? एक्चुअली इसमें नॉर्मली जो प्रैक्टिस में दिया जा रहा है ना, एक तो उनकी एनी सॉर्ट ऑफ मल्टीविटामिन सप्लीमेंट आप कह सकते हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स दी जाती है क्योंकि ऐसे पेशेंट्स को डिप्रेशन एक फैक्टर उनमें पाया जाता है। ये तय है कि उनमें डिप्रेशन होता है? बिल्कुल, एज अ मैन आपने देखे हमारे यहाँ मेन में इस चीज़ की लेके काफ़ी उस चीज़ की जिनकी सेंसिटिव टॉपिक है, जी जी, तो यही इसकी चीज़ है। बाकी अगर उनकी अदर फैक्टर्स पे देखा जाता है कि उनकी मेंटल हेल्थ को हम किस तरह से अदर वेज में इम्प्रूव कर सकते हैं, डिफरेंट हम उनकी थेरेपी सेशंस करा सकते हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ थेरेपीज़ हैं आप वो कर सकते हैं। उनकी फिजिकल हेल्थ, उनके लाइफस्टाइल को अगर इम्प्रूव करें तो काफ़ी हद तक ये चीज़ इम्प्रूव की जा सकती है। ठीक है, और इसकी कॉजेज़ क्या होती हैं? इसकी मल्टीपल कॉजेज हो सकती हैं। अगेन हमने जैसा स्मोकिंग बात की जी, डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स बात की है, ठीक है, ये तो एक बहुत कॉमन है। जेनेटिकल भी हो सकता है? जेनेटिकली इस पर भी कोई ख़ास स्टडी नहीं है कि ये हो सकता है कि नहीं, मे भी हो सकता है। इस पे इतनी ज़्यादा स्टडी हमारे मुल्क में इतनी इसलिए नहीं है बिकॉज अगेन वही बात है, टैबू है, मेल ईगो है, तो वो चीज़ें इश्यूज सामने आते ही नहीं है। ठीक है, नॉर्मली जो एक मेल आता है वो बहुत हिम्मत करके आता है, काफ़ी छोटी छोटी जगहों से अपनी सेल्फ प्रिकॉशनरी सेल्फ मेडिकेशन लेने के बाद आता है। जी जी, तो इसलिए इतने ज़्यादा जो है ना इस पे वो इस बारे में खुल के बताता है उसको, क्योंकि खुद भी अवेयरनेस नहीं थी कि उसके फादर को था कि नहीं, तो इस वजह से इस पे खास अभी नॉलेज आ नहीं सकी हमारे पास। ठीक है, और वो ईगो के प्रॉब्लम्स की वजह से वो कभी ये इस तरह उस स्केल पे डिस्कस नहीं एक मेल जिसको है ये प्रॉब्लम, उसके लिए चीज़ एक्सेप्ट करनी काफ़ी सेंसिटिव है, काफ़ी ज़्यादा। ओके, ट्रीटेबल है? जी बिल्कुल, बेहतर की जा सकती है, बेहतर किया जा सकता है, मुकम्मल ट्रीट नहीं किया जा सकता। इतना बेहतर किया जा सकता है कि आपकी सेक्सुअल लाइफ जो है वो इम्प्रूव्ड या आप इतनी वर्सन ना हो कि आपके लिए प्रॉब्लम हो। ओके ओके ओके। अच्छा, ये अभी आपने लाइफस्टाइल की बात की, दो चीज़ें यहाँ से, दो सवाल इससे जुड़े हुए। मेल सेक्सुअल हेल्थ के लिए कौन से फूड्स बेहतर हैं जो उसे अपनी डाइट में लेने चाहिए, और कौन सी हैबिट्स उसको छोड़ देनी चाहिए जो उसकी सेक्सुअल हेल्थ पे बैड इम्पैक्ट करती है? सबसे पहले हम छोड़ने पे बात करते हैं। छोड़ने पे जैसे हमने स्मोकिंग बात की, एनी फॉर्म ऑफ ड्रग, चाहे आप वेप समझ लें, चाहे आप कोई भी फॉर्म ऑफ निकोटीन समझ लें, आज कुछ भी समझ लें, ठीक है, तो ये चीज़ें तो पहले जो हमें टैबू के तौर पे बुरी भी समझी जाती हैं, इनको छोड़ा जाए। इसके साथ आजकल हमें इस बात की अवेयरनेस है कि कोई भी चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा कार्ब्स में, ऑयल्स में, गंदे ऑयल्स में बनी हुई हैं या चीनी की मिकदार जिनमें बहुत ज़्यादा है, तो पहले तो इन चीज़ों को ओमिट करते हैं। यानी आप कहना चाह रही हैं बेसिकली कि पिज़्ज़ा छोड़ दिया जाए, शॉर्मा छोड़ दिया जाए, प्रोसेस्ड फूड छोड़ दिया जाए, कोल्ड ड्रिंक्स छोड़ दी जाए, बिल्कुल, फिर हम कहीं दरियाओं जंगलों सहराओं का रुख कर लें? नहीं, एक्चुअली बात यह है कि जो चीज़ें हम, एक मैन अगर उसकी 25 इयर्स में शादी होती है, वो तकरीबन 20 साल से पिज्जा अगर खा रहा है तो वो एकदम से छोड़ नहीं सकता, ठीक है? तो इसमें हम, लेकिन अल्टीमेटली ये नुकसानदेह है। हम पोर्शन कम कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपने एक लार्ज पिज्जा एक साथ ही खाना है, यू कैन हैव अ स्लाइस। नहीं, वो तो वैसे लार्ज पिज्जा और बड़ी साथ में कोक, तो फिर वो कोटा तो फिर पूरा होता है, लेकिन हमारे यहाँ आई थिंक इसी चीज़ को हमें समझने की जरूरत है कि आप अपना शौक पूरा कर लेंगे, जो खाने वाला शौक है, पोर्शन कम कर लें। फ्राइज आपने खाने हैं, जरूरी तो नहीं आपने 1 किलो आलू के एक साथ खाने हैं, जी। आप थोड़े से अपना शौक, और इसका हमारी बॉडी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इतनी अडाप्टिव बनाई है कि हम, अगर आप देखें, हम पूरा मंथ रोज़े रखते हैं जब, तो हमारी बॉडी अडाप्टिव हो जाती है कम खाने की। लेकिन अगर हम, कुछ लोग तब रोज़ों को भी उस तरह से नहीं करते, अफ्तारी पे इतना ज़्यादा कर लेते हैं, जी, वो सारे दिन की कसरत, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी इतनी अडाप्टिव बनाई है कि अगर हम आहिस्ता आहिस्ता टेपर ऑफ करें तो वो चीज़ ठीक हो सकती है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि एक सुबह उठेगा और वो फैसला लेगा कि मैंने आज के बाद कभी पिज्ज़ा नहीं खाना तो वो नहीं खाएगा, ऐसा नहीं है।
इंसान को आहिस्ता आहिस्ता टेपर ऑफ करना चाहिए। और मैंने आपको कहा कि पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि हमें क्या चीज़ें डाइट से निकालनी है। अब हम आते हैं कि हमें खाना क्या है। अच्छा, डाइट से आपने ये जितने प्रोसेस्ड फूड है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, बेसिकली प्रोसेस्ड फूड निकाल दिए आपने, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह निकाल दी, कम करें, ख़त्म नहीं की जा सकती। आइडियली खत्म कर देनी चाहिए, आइडियली ख़त्म कर देनी चाहिए, बट टू बी टोल्ड ख़त्म की जा नहीं सकती। ओके, तो रादर देन हम अपनी एब्सोल्यूट 1 और 0 में आए, हम एक या ब्लैक और वाइट में आए, हम एक ग्रे में रहते हैं। कि हम उसका पोर्शन कम कर दें जिसमें हम अपनी लाइफ को भी कंटिन्यू कर सकें, अपनी बॉडी को भी जितना बचा सकते हैं उतना बचा सकें। ठीक है। और ये चीज़ें मेल सेक्सुअल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल, इसी वजह से आप कह रहे हैं कि इसको, अच्छा क्या खाना चाहिए? खाने में देखें आप, जो भी मौसमी फल सब्जियां, सबसे पहले तो आपकी डाइट का पार्ट ही होनी चाहिए। आप एग्स कंज्यूम करें, आप डिफरेंट टाइप ऑफ सीड्स अब आ रही हैं, लोगों को इतनी अवेयरनेस है कि फ्लेक्स सीड साइकिलिंग लड़कों की सेक्सुअल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है, आप वो करें। आप इसके अलावा अपना कोई भी मिल्क कंज्यूम करें, नॉर्मल आप जो खाना बनता है वो खाएं, बस कोशिश करें कि वो कार्ब्स में बहुत ज़्यादा ना हो, तेल में बहुत ज़्यादा ना हो कि आप फर्दर मोटापे की तरफ जाएं, डायबिटीज की तरफ जाएं, फैटी लिवर की तरफ जाएं। क्योंकि जो लोग ऐसे बाहर के खाने खाते हैं, पिज्ज़ा, बर्गर, शॉर्मा, ओवर टाइम उनका, हम बॉडी को मोटा हुआ नहीं देख रहे, हम अगर मेडिकली बात करें तो उनके जिगर के ऊपर चर्बी चढ़ना शुरू हो जाती है, जिसे फैटी लिवर कहते हैं, ठीक है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर कहते हैं। जी। तो बेसिकली उसकी वजह से उस इंसान की एज अ होल हेल्थ बहुत इफेक्ट होती है। ओके, और मेल सेक्सुअल हेल्थ भी उसी का हिस्सा है? बिल्कुल, बहुत ज्यादा उसका फैटी लिवर उस पर भी इम्पैक्ट करता है? बिल्कुल ऐसे ही है। ओके, तो आप नॉर्मल हेल्दी डाइट जिसमें कोई भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं अच्छी है। अब तो काफ़ी इस चीज़ के सप्लीमेंट्स और काफ़ी और अल्टरनेटिव चीज़ें हैं, आप बस हेल्दी अल्टरनेटिव्स पे रहें और नेचुरल चीज़ों पे रहें। प्रॉब्लम ये है कि हमारी जेन जी जो है वो तो नहीं नेचुरल फूड्स खाते, उनको तो सब्जियां उनसे नहीं खाई जाती, फ्रूट्स उनसे नहीं खाया जाता, दूध उनसे नहीं पिया जाता, तो ये तो फिर मसला बंद हो गया। ये मसला है बिल्कुल। इसी की वजह से मैं आपको बता रही हूँ 20s में मेल इनफर्टिलिटी के साथ आ रहे हैं लोग। ओह, 20s में? और वजह यही है? वजह उनकी लाइफस्टाइल है। तो इसमें खाने के साथ साथ आपके लाइफस्टाइल का भी बहुत इम्पैक्ट है, यानी कि स्पेशली और स्लीप साइकिल। अल्लाह ताला ने हमारा निज़ाम बनाया है रात को सोने का और सुबह उठने का। अगर हम रात के 3-4 बजे सो रहे हैं या हम 1 बजे के बाद भी सो रहे हैं तो आपकी हेल्थ इफेक्ट है, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक सर्केडियन रिदम बनाया है कि रात के इस हिस्से के बाद ये वाले हार्मोन्स रिलीज होने हैं, सुबह ये वाले रिलीज होने हैं। जब वो बंदा उस स्लीप साइकिल को खराब करता है तो वो हार्मोन्स रिलीज नहीं होते। ठीक है। ओवर टाइम उसकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है, ओवर टाइम उसकी फिजिकल हेल्थ, सेक्सुअल हेल्थ, मेंटल हेल्थ इफेक्ट होती है। तो आप खाने के साथ साथ लाइफस्टाइल, स्लीप, स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मेल सेक्सुअल हेल्थ। ठीक है, तो वो सारा कुछ फिर डिस्टर्ब होता है। लेकिन हमारे तो ट्रेंड है डॉक्टर साहबा कि रात को जागते हैं, दिन को सोते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर्स खाते हैं, तो इसकी वजह फिर अर्ली 20s में या 20s में अगर आपको 20s में लड़के आ रहे हैं, और ये बहुत खतरनाक बात है, दिस इज वेरी डेंजरस। उनको ना सिर्फ इनफर्टिलिटी है, उनको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। ओके, और इसकी और ये सारी वजूहात, ये खाना पीना और ये सारी मेजॉरिटी ये खाना पीना और लाइफस्टाइल की वजह से है। क्योंकि वो जैसे ही बच्चे से बड़े होते हैं, कोई 8-9 साल के होते हैं, जी, तब से उनका ये लाइफस्टाइल बन जाता है। ओके, तो बाय द टाइम दे रीच देयर 20s उनकी हेल्थ ऑलरेडी इतनी अफेक्टेड होती है कि उनको 40s तक भी वो जाने की नौबत नहीं आती। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, फ़र्ज़ करें अगर कोई यंग मेल, यंग बॉय अपनी इन बैड हैबिट्स की वजह से इन मसाइल का शिकार हो गया, इज इट रिवर्सेबल? बिल्कुल, इट्स रिवर्सेबल। हाउ? देयर आर मेनी सेंटर्स नाउ जिसमें कि हम साइकोलॉजिकल पहले पर्सपेक्टिव साइकाट्रिस्ट के पास इनको भेजते हैं, तो हम इनकी पहले थेरेपी सेशन करते हैं। ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें उनकी मेंटल हेल्थ की वजह से आई होती हैं। ठीक है। तो हम जब उस चीज़ को ठीक करते हैं तो वो फिर फिजिकली भी आहिस्ता आहिस्ता उनकी लाइफ में अच्छे वे में मैनिफेस्ट हो जाता है। यानी अगर खुदा न खास्ता कोई बच्चा प्री मैच्योर एजैकुलेशन का, इरेक्टाइल डिसफंक्शन का, इनफर्टिलिटी का की
शिकार हो रहा है या इस तरफ जा रहा है, तो मेडिकली इट इज़ पॉसिबल कि उसका लाइफस्टाइल अगर बेहतर किया जाए, उसको प्रॉपर मेडिकेशन मिले, साइकेट्रिस्ट से उसके कुछ सेशंस हों, तो वो वापस अपनी नॉर्मल रूटीन पे आ सकता है। बिल्कुल वो जा सकता है, और इसके लिए मैं यही इनकरेज करूँगी कि जितना जल्दी उतना बेहतर। ओके, ये डिसाइड कौन करेगा कि अब इसको डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए? पर्सन खुद। Himself. हम आफ्टर 16 हम अपनी लाइफ के डिसीजंस, हम वैसे तो बहुत कहते हैं हमें लेने चाहिए, जी। जो वाइज डिसीजंस है वो हमें लेने चाहिए। आप अपने पेरेंट्स से बात करें। अल्हम्दुलिल्लाह अब सबके पेरेंट्स इस बारे में वेल एजुकेटेड हैं। आप किसी भी काइंड ऑफ डॉक्टर के पास जाएं और अपनी इस चीज़ को ट्रीट करें, रादर देन आप उस चीज़ को लिंगर ऑन करें और वो आपकी कल को मैरिड लाइफ को इफेक्ट करे। ओके, डॉक्टर साहब ये बताइए कि मेल सेक्सुअल हेल्थ के ऊपर मास्टरबेशन जो है वो कितना इम्पैक्ट करती है या नहीं करती है मेडिकली? देखें, अगर एक चीज़ एडिक्शन से ज़्यादा हो जाए तो बिल्कुल इफेक्ट करती है। अब इसमें फ़र्क कौन करेगा कि यहाँ तक एडिक्शन है, इससे आगे ये एक चीज़ अगर आप उसके बगैर रह नहीं सकते तो वो एडिक्शन है। वो एडिक्शन है, ठीक वो है, चाहे कोई भी चीज़ है। ठीक है। डॉक्टर साहब मेडिकली कितना सेफ है और उसके बाद एडिक्शन है? इसमें मैं आपको कोई नंबर या रेशियो तो नहीं दे सकती। जी। मैं इसमें आपको बस ये कहूँगी कि अगर एक मेल को ऐसा लगता है कि वो अपनी इस हैबिट की वजह से उसकी लाइफ अफेक्ट हो रही है, उसकी डे टू डे लाइफ में वो फंक्शन नहीं कर पा रहा, तो इट्स एन एडिक्शन एंड इट्स गोइंग टू अफेक्ट हिम रियली बैड। ही शुड ट्राई हिज बेस्ट टू क्विट इट, सीक हेल्प एंड थेरेपी, इंशाल्लाह इट विल हेल्प हिम। कुछ डॉक्टर्स तो कहते हैं कि इसका कोई असर ही नहीं होता। खैर है, इट इज अ नॉर्मल। देखिए, वही बात है कि जब एक चीज़ एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाती है तो वो चीज़ प्रॉब्लमेटिक होती है। ऐसे होती है कि ऐसे जो मेल्स होते हैं उनकी मैरिड लाइफ भी इफेक्ट होती है। ओके, ठीक है, ऐसे केसेस आते हैं, देयर आर सर्टेन वुमेन जो अपनी मैरिड लाइफ में बिल्कुल हैप्पी नहीं है, तो उसमें कहीं ना कहीं ये भी चीज़ एग्जिस्ट करती है। सिंस मेल आर नॉट वोकल अबाउट इट, इसीलिए इतनी चीज़ सरफेस पे सामने नहीं आती है। सिर्फ सिंपल बात इतनी है कि अगर कोई चीज़ ऐसी आप लाइफ में कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी नॉर्मल लाइफ अफेक्ट हो रही है। डॉक्टर साहब आपने बार बार जिक्र किया कि मैरिड लाइफ पे इसका इम्पैक्ट आता है, इस हैबिट का मैरिड लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है? एक्चुअली जो लोग भी इस हैबिट में होते हैं उनकी अपनी सेक्सुअल फैंटेसीज होती हैं जो अगर प्रैक्टिकल मैरिड लाइफ में उनको नहीं मिलती तो वो अपने पार्टनर से एक फ्रस्ट्रेटेड जोन में रहते हैं। ठीक है, तो रादर देन वो अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करें, वो अपने एक फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं जिससे वो निकल नहीं पाते, जिससे उनकी फिर डे टू डे लाइफ भी इफेक्ट होती है और उनका रिलेशनशिप भी इफेक्ट होता है। ठीक, मियाँ बीवी जो कंसीव करना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब, उनको हफ्ते में अगर हम वीक वाइज करें, एक वीक में कितनी दफा मेटिंग करनी चाहिए? 3 to 4 times is a quite healthy time, but it depends person to person. It is a personal choice. ओके, लेकिन कंसीव करने के लिए 3 to 4 times a week? कंसीव करने के लिए देखें, सिंपल बात है कि एक औरत की ओव्यूलेशन विंडो होती है, उसके जो उसका मंथली साइकिल है उसमें एक विंडो होती है जिसमें शी इज फर्टाइल जी। अपार्ट फ्रॉम दैट विंडो वो उतनी फर्टाइल नहीं होती। ठीक है, तो उस विंडो में दोनों पार्टनर्स की वो विंडो क्या है? वो विंडो इज ओव्यूलेशन विंडो। ठीक है, उसमें एक औरत का जो एग होता है वो फुली मैच्योर होके रप्चर होता है, वही वो आइडियल टाइम होता है जिसमें एक प्रेगनेंसी होनी होती है। उससे आगे या उससे पीछे प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत माइनर टू निल होते हैं। माइनर टू निल होते हैं? बिल्कुल, माइनर टू निल होते हैं। तो इसी वजह वो साइकिल शुरू कब होता है और कहाँ तक जाता है? वो भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आप मोटी बात समझ लें कि कुछ फीमेल्स के 8th डे ऑफ द साइकिल से लेके 18th डे, कुछ के 10th से 16 तक रहता है। साइकिल डेज हम कहाँ से शुरू करेंगे? ये शुरू कहाँ पे होगा और खत्म कहाँ पे होगा? ये बेसिकली आपको जैसे मैंने कहा कि 8 से 18 डे होता है नॉर्मली, बट ये एक वीक की विंडो होती है और इस वीक की विंडो में भी सिर्फ एक दिन होता है। आप समझ लें वो 24 आवर्स होते हैं। तो इसके लिए अब एक बहुत अच्छी चीज़ आ गई है कि आप अपनी ओव्यूलेशन को किस तरह, एक स्ट्रिप टेस्ट मिल जाता है। आप अपने 14th डे पे अपना वो नॉर्मल यूरिन का टेस्ट करें,
उसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका जो 14 डे पे हार्मोन का एक लेवल होना चाहिए वो है कि नहीं है। ठीक है। तो उससे बॉडी टेम्परेचर से नॉर्मली आपको आइडियल हो जाता है कि आप ओव्यूलेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ठीक है। तो इसका आपने जैसे क्वेश्चन किया कि कितने टाइम्स नंबर एक वीक में होना चाहिए, इसका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका खसूसन ताल्लुक उस ओव्यूलेशन विंडो से है। और ठीक है, और वो पीरियड्स के पहले दिन से वो दिन गिनना हम शुरू करें? जब एक औरत को पीरियड्स होते हैं तो वो इसका डे 1 होता है। डे 1 होता है, ये मैं पूछना चाह रहा था। वो डे 1 है, और उसके बाद फिर आपने कहा कि उसके बाद उसके एंड तक जब उसको दोबारा नहीं होने, तो उसका एक पूरा मंथ का साइकिल है जी। उस साइकिल में एक विंडो आती है, उस साइकिल में एक विंडो आती है जिसको हम वो स्ट्रिप की मदद से ओव्यूलेशन विंडो कहते हैं। उसमें एक दिन होता है जिस दिन ओव्यूलेट कर रही होती है, जिसको हम स्ट्रिप टेस्ट से भी कंफर्म कर सकते हैं और बॉडी टेम्परेचर से भी। वैसे ऑन एवरेज 12 दिन 18 दिन तक, 12 दिन 13 दिन 14 दिन, किसी का 16वां दिन भी बनता है। ठीक है। किसी को स्टार्ट 8th डे से भी हो जाती है, 10th डे से भी स्टार्ट हो जाती है। ठीक तो ये बड़े पर्सन्स में वेरी करता है। ठीक है। हम नॉर्मली ऑन एवरेज 10th डे के बाद एडवाइस करते हैं उन्हें, और 14th डे पे उनको स्पेसिफिकली एडवाइस करते हैं। ओके, ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि हमारी पाकिस्तान में दीवारें जो हैं उनको अगर देखें तो यूं नज़र लगता है कि पाकिस्तान का हर दूसरा मर्द मर्दाना कमज़ोरी का शिकार है। ये बताइए कि क्या मर्दाना कमज़ोरी कोई फैक्ट है या मिथ है? इट्स अ फैक्ट। फैक्ट। इट्स अ फैक्ट सिंस मैंने आपको बताया कि लाइफस्टाइल की वजह से ही 20s में लोग आ रहे हैं, 30s में आ रहे हैं, तो ये इट्स अ फैक्ट। और फिर विद एज भी जिस तरह एक फीमेल की अगर क्वालिटी गिरती है तो मेल की भी गिरती है। मेल की क्वालिटी कहाँ से गिरनी, किस एज नंबर से गिरनी शुरू हो जाती है? 40 के बाद। ठीक है, 40 के बाद, लेकिन वो भी डिपेंड करता है। अब जिस तरह के हम लोग के लाइफस्टाइल्स हैं तो 30 के बाद भी उनकी फिजिकल हेल्थ उतनी अच्छी नहीं होती जो पिछले ज़माने में 40 के बाद थी, वो अब 30 के बाद होती है। ओके। तो इसी वजह से हम एक कपल, बोथ मेल एंड फीमेल, उनको यही कहते हैं कि बाय 35 to 37 आप अपनी फैमिली कंप्लीट कर लें। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, यही मैं सवाल असल में मैं इसका दूसरा हिस्सा यही था कि फ़ीमेल की तो हम बात करते हैं कि फ़ीमेल की शादी की एज ये है, और इस एज तक 35 तक, जैसे आपने शुरू में कहा, उनको फैमिली मुकम्मल कर लेनी चाहिए, और 35 तक उनकी सेफ़ और रिप्रोडक्टिव हेल्थ सबसे ज़्यादा हाई होती है। वो मेल की शादी किस उम्र तक हो जानी चाहिए? देखिए, मैं इसमें आपको सबसे पहले तो इस बात पे रोशनी डालूंगी कि मैं आइडियलाइज जो हमें गाइडलाइंस की जाती हैं वो कहती हैं कि 35 से 37 में फैमिली कंप्लीट करें, बट बोथ मेल एंड फीमेल दे डोंट हैव अ एज नंबर कि वो इसके बाद शादी नहीं कर सकते। वो तो ऑब्वियसली हम बात करें मेडिकली आइडियल। मेडिकली आइडियल तो 35 से 37 है, दोनों को अपनी कंप्लीट करनी चाहिए। ठीक है। और जो एक मेल है उसके लिए भी वही एज है, बाय 25 to 27 ही शुड ट्राई टू गेट मैरिड। ठीक है, क्योंकि आपकी जितनी फिजिकल हेल्थ उस टाइम पे है, क्या वो आपकी 40s में होगी? ऑब्वियसली वो तो डिक्लाइन होगी। तो इस चीज में हमारी सोसाइटी में, बल्कि जनरली भी इस चीज में लोग इस बात को समझते नहीं है कि उनको लगता है कि मेल्स किसी भी एज में शादी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। मैं एक्चुअली इसी परसेप्शन को एड्रेस करना चाहता हूं। बिल्कुल वो कर सकते हैं, मे बी उनके बच्चे भी हो जाएं, लेकिन वो इस बात को खुद समझे कि क्या उनकी फिजिकल हेल्थ जो 20s या 30s में थी वो होगी 40s में? बिल्कुल। वो उनमें वो चुस्ती होगी नहीं होगी? तो फिर आप जब टाइम पे हर चीज़ सही लगती है, आप जब टाइमली करते हैं तो आपकी हर चीज़ बेहतर एडजस्टेड होती है। आपने सिर्फ बच्चा पैदा नहीं करना, आपने उसकी परवरिश करनी है, आपने एज अ फादर का जो रोल प्ले करना है, क्या वो 50s में वैसा प्ले कर सकेंगे जैसे कि आप एक्टिव 30? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रही हैं कि अगर मेल की और फीमेल की दोनों की, या पर्टिकुलरली मेल की एज ज़्यादा है तो बच्चों के और पेरेंट्स के एज का वो गैप इतना बड़ा हो जाता है कि वो इकोनॉमिकली और शायद फिजिकली या सोशली अपने बच्चों को उस तरह सपोर्ट ही नहीं कर सकते। बिल्कुल जी प्लीज। यही रीज़न है कि हमारे यहाँ जो एक मिथ है कि एक मेल किसी भी एज में शादी कर सकता है, तो जो एक आइडियल ट्रेंड बना हुआ है कि मेल 35 में भी करके बड़े कंफर्टेबल होते हैं जी, कर तो वो लेते हैं, कल को उनका अपने बच्चों से एक एज गैप काफ़ी आ जाता है। नंबर 1, उस एज गैप की वजह से उनके और उनके बच्चों में जो है ना एक अंडरस्टैंडिंग का लेवल, एक बॉन्डिंग का लेवल जो होना चाहिए वो नहीं होता। ठीक है। और उनके लिए मेजॉरिटी मेल्स करते भी शायद इसीलिए कि वो फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएं, तो उनकी लाइफ में बस उनके बच्चों का भी उनसे एक ताल्लुक फाइनेंशियली रह जाता है, वो बॉन्डिंग नहीं हो सकती। डॉक्टर साहब ये कह रही हैं कि फाइनेंशियली स्टेबल होने के चक्कर में वो
इमोशनली भी डिटैच उस तरह नहीं होते अपने बच्चों के साथ, और फिजिकली भी वो उनकी फिटनेस का वो लेवल वो नहीं होता। इसी वजह से दोनों पेरेंट्स में भी और बच्चों में भी एक फ्रस्ट्रेशन होती है, क्योंकि पेरेंट और बच्चे की जो एक बॉन्डिंग होती है वो इस केस में, सिनेरियो में लैग कर जाती है। वो एक आदमी जो कि अपनी स्टेबिलिटी के चक्कर में डिले करता है, वो 35 के बाद भी उसी जंगजू में रहता है। वो अपने बच्चे को एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल तो दे देता है, लेकिन उससे वो बॉन्डिंग नहीं उसी क्रिएट हो पाती। बच्चों का डाउन सिंड्रोम के साथ पैदा होना, जोड़े पैदा होना, इसमें भी मेल पार्टनर का कंट्रीब्यूशन है। देखिए, डाउन अगर जेनेटिकली मेल की तरफ है तो हो सकता है, लेकिन वैसे डाउन का मदर की एज से ज़्यादा। अच्छा, मदर की एज से ज़्यादा, ठीक है। और ये जोड़े पैदा होना, इसमें मेल और फीमेल दोनों का है। समटाइम्स एक फीमेल के कभी कभी 2 एग्स बन जाते हैं, ठीक है, और इसका मेल पे भी है, तो ये दोनों पे ही आता है। मेल पे किस तरह है? मेल का इस तरह से कि वैसे तो इसका नॉर्मली ये होता है कि 2 एग्स बन गए तो वो दोनों अलग अलग फर्टिलाइज हो गए। समटाइम्स एक की बन के अलग हो जाती है, तो मेल का इस पे ज्यादा नहीं है, इस पे फीमेल के एग का ही है। ओके। मेल का आपके जो है उसका बेबी बॉय हो रहा है या बेबी गर्ल हो रही है, उस पे ज्यादा है, उस पे ज्यादा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि बर्थ कंट्रोल अद्वियात के बारे में एक परसेप्शन है कि इससे खातून जो है वो इनफर्टाइल हो जाती है। बिल्कुल। क्या ये परसेप्शन है या ये फैक्ट है? इसके बारे में आप क्या कहें? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। बर्थ कंट्रोल पिल्स के अपने थोड़े से साइड इफेक्ट्स हैं, वो तो पैनाडोल के भी साइड इफेक्ट्स होंगे। इनके बर्थ कंट्रोल पिल्स के साइड इफेक्ट्स हैं क्या? बेसिकली वेट गेन, ओके, ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, फ्लशिंग, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, ठीक है, ये चीजें ज्यादातर कॉमन है, ठीक है, और उनकी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज भी समटाइम्स सीन, ठीक है, लेकिन इसमें इनफर्टिलिटी का कोई रोल नहीं। ये परसेप्शन बिल्कुल इससे इसका वंस यू लीव इट, यू टेपर इट ऑफ, तो वो खत्म हो जाता है इसका इफेक्ट। ओके। मोटापा, आखिरी सवाल, मोटापा मेल में हो, मोटापा फीमेल में हो, दोनों की सेक्सुअल हेल्थ के ऊपर कितना असरअंदाज होता है? देखिए, अगर फीमेल में मोटापा होगा तो उसको पॉलीसिस्टिक ओवरी, जिसको आजकल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इसके बारे में अवेयरनेस है, उनमें वो देखा जाता है, ठीक है। और एज अ होल, जिस तरह मैंने आपको फैटी लिवर का बताया, तो उसकी वजह से भी उनका विजरल फैट और बहुत सारी अदर प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जो औरत के ऊपर मोटापा, उसका BMI उससे ज्यादा है, उसका वेट ज्यादा है। BMI से आपकी मुराद है उसकी BMI, एज एंड बॉडी मास, सॉरी, उसकी हाइट एंड वेट, ओके, ठीक है। हर एक का BMI होता है ना, आप अपने BMI की जब उस रेंज में रहते हैं, उस पर आपको पता लग जाता है कि आप ओबीज हैं, आप किस क्लास में फॉल कर रहे हैं। तो अगर आप उससे ज़्यादा में हैं तो आपको पॉलीसिस्टिक के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, सबसे ज़्यादा फीमेल्स में आजकल वो देखा जा रहा है। और मेल्स में भी यही होता है कि उनकी जो है, जो स्पर्म की क्वालिटी है, मॉर्फोलॉजी या मोटिलिटी, वो इफेक्ट होती है, ठीक है, उससे मोटापे की वजह से इफेक्ट होती है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर शमाइम, आपने हमें वक्त दिया और बहुत सारे टैबूज के ऊपर और बहुत सारी ऐसी परसेप्शंस जो हमारी सोसाइटी में राइज हो चुकी हैं, उनके बारे में आपने बहुत खुल के बात की। एंड आई एम वेरी होपफुल कि आपकी इस तरह आपकी ये गुफ्तगू जो है वो डेफिनेटली हमारे व्यूअर्स की एजुकेशन का, उनकी अवेयरनेस का बहुत आपकी इस गुफ्तगू का कंट्रीब्यूशन होगा। थैंक यू वेरी मच। मैं अपने व्यूअर्स से यही कहूँगा कि डॉक्टर शमाइम ने जैसे आज हमें बड़ा खुल के बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर हमें गाइड किया, हमें अवेयर किया, हमें इनकी बातों से फ़ायदा उठाना चाहिए ताकि हम अपने ख़ानदान की एक खुशगवार ज़िंदगी बसर कर सकें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।